नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म पर। इससे पिछली क्लास में हम लोग आज़ाद हो गए थे और आज़ादी की खुशबू को हम सब ने महसूस किया, लेकिन अभी और भी मोड़ हैं और भी राहें। पूरे इंडियन हिस्ट्री में चूँकि कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो स्टार्टिंग की क्लास में ही मैंने बताया था कि आज़ादी का ट्रैक एक जैसा नहीं था। एक ट्रैक पर यदि गांधी जी के तरीके से आंदोलन चला तो दूसरे ट्रैक पर धूम धड़ाका भी चला। क्योंकि भगत सिंह जैसे लोगों की बात के अनुसार हम कहें तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। चाणक्य की बहुत अच्छी लाइन है, सठे साठ्यम चारित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए। तो क्रांतिकारी इसी भाषा में बात करते थे। गांधी जी की विचारधारा अलग थी। तो लेकिन दोनों आंदोलनों का आज़ादी के ट्रैक पर बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही हम आज़ाद हुए। तो आज एक नया सेशन शुरू करते हैं, एक नई क्लास, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो आज इसकी हम पूरी आउटलाइन आपको बना के समझा देते हैं, फिर इसी आधार पर अगले क्लास आपको मिलेंगे। भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए या विदेश में भी जितने क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वो देखे गए कि वो दो दौर से गुजरे, उनके दो चरण हैं। और महात्मा गांधी की जब भारत में एंट्री हुई, उनके भी दो चरण हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आज़ादी के ट्रैक पर कभी भी बंदूक और लाठी एक साथ नहीं चली। जब क्रांतिकारी आंदोलन ट्रैक पे था, मेन हाईवे पे दौड़ रहा था, तो गांधी जी के आंदोलन सर्विस लेन में थे, साइड में थे। तब जो गांधी जी मेन हाईवे पर चल रहे थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन साइड में हो गए थे। तो बीच बीच में एक अल्टरनेट गैप है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक आउटलाइन मोटी मोटी समझ लें पूरे कॉन्सेप्ट को। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि कौन कौन से प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन हैं, उनके कौन कौन से संगठन हैं, उनके कौन कौन से संस्थापक हैं, किसका किस से मर्डर से योगदान है या संबंध है, कौन किसकी हत्या से संबंधित है, और फिर किसके विरुद्ध कौन सा मुकदमा चला और उसका रिजल्ट क्या हुआ, किसको फांसी किसमें हुई और किसको फांसी नहीं हुई, कौन सी पत्रिकाएं हैं, कौन से पत्र हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए या विदेश में हुए, उनके दो चरण हैं। पहला चरण माना जाता है 1897 से 1917 तक। दूसरा चरण माना जाता है 1924 से 1930 तक। तो पहला दौर जब हुआ 1897 से 1917 तक, इस दौर में कुछ आंदोलन भारत में होते हैं और कुछ आंदोलन विदेश में होते हैं। इसी दौर में जो बीच का जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो विदेश में भी हमने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाया। और जब ये दौर शांत होता है, जब धुआं निकलता है लेकिन आग बुझ जाती है, लेकिन तपिश रहती है, तब महात्मा गांधी अपने आंदोलन को लेके आते हैं। जहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन क्लोज होता है, वहीं से महात्मा गांधी का आंदोलन शुरू होता है। यानी बहुत तीखी मिर्ची के बाद हम कुछ मीठा खाते हैं गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार, और लोग गांधी जी को वेलकम करते हैं। तो 17 से लेकर के 1924 तक, 24 का यहाँ पर हम 22 तक करेंगे। अशोक आंदोलन 22 में बंद हो गया था, और 24 यहाँ इसलिए मैंने लिखा क्योंकि दूसरे क्रांतिकारी जो आंदोलन शुरू हुए, उसकी पहली संस्था 1924 में बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो गांधी ने जैसे अपने आंदोलन को शुरू किया, तो 17 से लेकर के 22 तक ये बीच का जो गैप आप देख रहे हैं, ये गांधी युग है। गांधी जी की फर्स्ट इनिंग जो आपको मैंने पढ़ाई, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर 18 में ही खेड़ा आंदोलन, फिर 19 में रोल्ड एक्ट का विरोध, फिर जलियांवाला बाग का समर्थन, फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन, फिर अशोक आंदोलन को शुरू करना। और अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को होता है और 22 को क्लोज होता है। तो जैसे गांधी जी अशोक आंदोलन को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, तो वो युवा जो गांधी के साथ आ गया था अपनी बंदूक को छोड़कर, लेकिन उनको लगा कि गांधी जी ने हमें धोखा दिया, या उनके अनुसार ये आंदोलन नहीं था,
तो दूसरे दौर के जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए 30 तक, वो उत्तर भारत में शुरू हुए, जिसमें हमारा यूपी आता है, बिहार आता है, बंगाल आता है। इसमें आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग। अब ये क्यों हुआ, इसकी वजह भी है गांधी जी के द्वारा अचानक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को बंद कर देना। गांधी जी अगर इसको क्लोज ना करते तो चौरी चौरा कांड में जो पुलिस वालों की हत्याएं हुई थी, उसको अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव लेके इसको इग्नोर कर देते तो शायद आज़ादी की दिशा और दशा, उसकी कहानी ही कुछ और होती। लेकिन जब जब जो होना था तब तो सो हुआ था, हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है। तो दूसरे दौर में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों शुरू हुए? गांधी जी ने अचानक आंदोलन को ब्लॉक किया। तो इस दौर में भी भारत में आंदोलन सक्रिय हुए। ये गांधी जी का दौर नहीं था। 1922 से लेकर के 1930 तक गांधी जी राजनीति में बाहर हो गए, क्योंकि अब मेन हाईवे पर युवा थे, यूथ था, कह सकते हैं पब्लिक अब गांधी के साथ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये दौर शांत हुआ तो 1930 तक आते आते भगत सिंह को जेल हो चुकी थी, क्रांतिकारी अधिकतर गिरफ्तार हो चुके थे। और पब्लिक भी चाहती थी कि कोई जन आंदोलन हो, और नमक का बहाना था, गांधी को दोबारा आना था। और इसी आधार पर गांधी ने इनिंग शुरू की 30 के नमक सत्याग्रह से, और 30 से लेकर के 47 तक, यानी इसके बाद की जो कहानी है वो गांधी की जुबानी है। तो कहना हम ये चाहते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी 2 स्टेप में हुए, और गांधी जी की इनिंग भी 2 स्टेप में हुई। गांधी जी के आने से पहले एक दौर बीत चुका था क्रांतिकारियों का, और उसके बाद गांधी जी आए। गांधी जी के जाने के बाद फिर यूथ आए। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट सीरीज है। तो वो उधर की बातें आप पढ़ चुके हैं, तो अब इसकी फ्रेमिंग एक बार फिर देख लें। पहले दौर में भारत में और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं, और हर स्टेट में जो मेन स्टेट हैं इसमें एक संगठन बने, उनके कुछ समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से आंदोलन चलाए। तो पहले दौर में भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ सुनाई पड़ती हैं। इसमें आपको मिलेगा पहला क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है जिम सोसाइटी व्यायाम मंडल बाई चापेकर ब्रदर्स, और इसमें एक मर्डर आपको मिलेगा मजिस्ट्रेट जैक्सन का, रैंड और एमहर्स्ट का। फिर इसी महाराष्ट्र में बॉम्बे में बी डी सावरकर आपको मिलेंगे अपने भारत के साथ, मित्र मेला के साथ। इसमें भी एक मर्डर होगा मजिस्ट्रेट जैक्सन का, और सावरकर का काला पानी जाना। तो महाराष्ट्र शांत होता है। इसी बीच बंगाल सक्रिय हो जाता है, जो कि लॉर्ड कर्जन 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर देते हैं तो जो युवा है वो बंदूक उठा लेता है, और कलकत्ता अनुशीलन समिति का गठन होता है, और उसमें बारिंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त जैसे लोग आते हैं। इसी संस्था से संबंधित हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड मर्डर का प्रयास किया जाता है मुजफ्फरपुर में, और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है, प्रफुल्ल चाकी को सुसाइड करना पड़ता है। इसी समय पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ी। सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह ने भारत माता समिति का गठन किया, और बाद में वो विदेश चले गए। दिल्ली की बात करें, ये मैंने उस दिन बताया भी था, दिल्ली में जब राजधानी दिल्ली बनी थी तो लॉर्ड हार्डिंग को मारने का प्रयास किया था, क्योंकि हार्डिंग के कारण ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई। तो रास बिहारी बोस और उनकी टीम ने हार्डिंग को चांदनी चौक में मारने की कोशिश की। इसी घटना को हम बोलते हैं दिल्ली हत्याकांड या हार्डिंग मर्डर केस। इतनी एक्टिविटी फर्स्ट राउंड में होती है पहले दौर में। यानी पहले दौर में आपको मिलते हैं बी डी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चापेकर बंधु, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ये सब पहले दौर के युवा हैं, यूथ हैं। और इसी बीच विदेश में चलते हैं। विदेश में भी छोटे क्रांतिकारी मूवमेंट्स चल रहे थे। भारत के ही युवा विदेश में जाकर के सेटल हुए थे। उसमें बात करते हैं ब्रिटेन की और इंग्लैंड की। भारत के थे एक फेमस वरिष्ठ नागरिक श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने विदेश में रह कर के
1905 में एक संस्था डेवलप की, इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसके वो फाउंडर थे। और वहीं पर उन्होंने एक छात्रावास स्थापित किया, वो था इंडिया हाउस। कहने को वो हॉस्टल था लेकिन एक संस्था थी। तो इंडिया हाउस एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी के फाउंडर श्याम जी कृष्ण वर्मा। और यहीं पर इसी के मेंबर थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने बाइली की हत्या की। ये किसी भारतीय के द्वारा विदेश में किसी अंग्रेज की हत्या थी और मदन लाल ढींगरा को फांसी हुई। और लंदन में ये पार्टी, ये संस्था जब्त कर ली गई। ये लोग यहाँ से भागे, कुछ फ्रांस चले गए, कुछ पेरिस चले गए, कुछ अमेरिका चले गए, तो कुछ जर्मनी चले गए। जर्मनी में ही एक नाम आता है मैडम भीखाजी कामा का, जिनको स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रमाता कहते हैं। इन्होंने फ्रांस और जर्मनी में काफ़ी एक्टिविटी की और जर्मनी में ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने हाथ से तिरंगा झंडा बनाया और विदेश में पहली बार तिरंगा झंडा फहराने का जो श्रेय है वो इन्हीं को मिलता है। अमेरिका, लंदन से हम लोग अमेरिका शिफ्ट हुए। अमेरिका में कुछ संस्थाएं पहले से ही थी, लेकिन लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, इन सब लोगों ने मिलकर के एक नई संस्था क्रिएट की। उसका नाम रखा गदर पार्टी। गदर क्यों रखा? क्योंकि एक पेपर था, एक समाचार पत्र था जो कई भाषाओं में प्रकाशित होता था, उसी के नाम से इसका नाम रखा गदर पार्टी। और इसी से संबंधित घटना थी कामागाटा मारू। ये विदेशों में गतिविधियाँ हैं और इनका असर आगे आपको मिलेगा। ये सब चलता रहा। इधर फिर महात्मा गांधी का आना हुआ, फिर अशोक आंदोलन का बंद होना हुआ और फिर उत्तर भारत सक्रिय हो गया। उत्तर भारत में काकोरी चौरचुरा के बाद जो यूथ था उसको लगा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, गांधी जी के तरीक़ों से हम सहमत है नहीं, तो हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए उनके पास ना तो पैसे थे ना हथियार थे। तो पैसे कहाँ से लाए, हथियार कहाँ से लाए? इसके लिए यही प्लान हुआ कि सरकारी खजाना ही लूटते हैं। अंग्रेज़ों ने हमको लूटा, हम उनको लूटेंगे। तो यहाँ से जन्म हुआ काकोरी इवेंट का। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। उससे पहले कानपुर में एक संस्था बनी उत्तर भारत की, जिसका नाम है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके फाउंडर हैं सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। इस संस्था के कई मेंबर थे, उसी में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लहड़ी थे। इसी संस्था की जो सबसे प्रमुख इवेंट है, पहली और आखिरी, वो है काकोरी कांड। काकोरी कांड में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियाँ हुई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, अपने नाम के अनुरूप वो हमेशा आज़ाद रहे। और बाकी बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी हुई। काकोरी कांड के बाद हमने बहुतों को खोया, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने हार नहीं मानी और कुछ नए युवाओं के साथ मिलकर इसी संस्था को एक नया रूप दिया। ये 4 ऐसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद इसके मेन फाउंडर थे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में ये संस्था बनी। एक मीटिंग हुई जिसमें यशपाल, आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर नाथ दत्त जैसे युवा शामिल थे। इस संस्था की 2 इवेंट हैं। पहली है सैंडर्स मर्डर केस, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय का निधन हुआ था, तो भगत सिंह ने बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की। दूसरा है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना 1929 में, क्योंकि भगत सिंह सैंडर्स मर्डर के आरोपी थे, लेकिन सबूत न होने से वो पहले चुपते रहे, बाद में फिर वो ट्रैक पे आ गए और असेंबली में बम फेंका, क्योंकि बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी था। जानबूझकर उन्होंने अपने को अरेस्ट कराया, जिससे उनकी बात मीडिया तक पहुंची और बम फेंका, अरेस्ट हो गए। यहीं से फिर लाहौर मर्डर केस की फाइल खुल गई और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा शुरू हुआ। उसमें ऐसा फंसे कि निकल नहीं पाए और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हो गई। भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी कोशिश की, लेकिन फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनको सुसाइड करनी ही पड़ी, क्योंकि वो गिर गए थे। तो भगत सिंह के पहले चंद्रशेखर का जाना, भगत सिंह का जाना, एक लंबी लिस्ट है जब हमने क्रांतिकारियों को खोया। लेकिन इनका शहीद होना देश की स्वतंत्रता को एक मजबूती देता है, क्योंकि भगत सिंह के साथ, भगत सिंह व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे, क्योंकि उन जानते थे कि हमें फांसी हो, जिससे नए यूथ देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो। उनके अंतिम शब्द थे
मरकर भी ना निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरे जाने के बाद मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। ये जज्बा था। तो धीरे धीरे करते करते आंदोलन शांत हो चुका था। इसी बीच बंगाल में कुछ गतिविधियां हमें मिलती हैं। इसी उत्तर भारत में ही बंगाल भी आता है। बंगाल में एक नाम है मास्टर सूरसेन का। उन्होंने भी चटगांव रेड या सत्याग्रह को लूटने का प्लान बनाया था 1930 में। इसी बीच महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह भी शुरू कर चुके थे और उसमें सूरसेन, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्ता, लोकीनाथ, गणेश घोष जैसे युवा थे और बाद में सभी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई। सूरसेन भी गिरफ्तार हुए और बाद में 12 जनवरी 1934 को उनको भी फांसी हो गई। ले देकर के हम कह सकते हैं कि हमारे पहले क्रांतिकारी यदि चापेकर बंधु हैं तो अंतिम क्रांतिकारियों का अंतिम दिया मास्टर सूरसेन। उसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं क्रांतिकारी नहीं हुआ। क्रांति तो होती रही लेकिन वो आग नहीं फैल पाई, क्योंकि फिर कोई मंच नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई संगी नहीं मिला, कोई साथी नहीं मिला। तो जितने भी क्रांतिकारी जो बचे थे, जैसे यशपाल हैं, बाकी लोग, इन्होंने या तो साहित्य का दामन पकड़ा या दर्शन का रास्ता पकड़ा। या तो कोई साहित्यकार बन गया या कोई दार्शनिक बन गया। जैसे यशपाल हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, लेकिन कोई क्रांति आपको बड़े स्तर पर नहीं मिलती, क्योंकि गांधी युग शुरू हो गया था और 1947 तक गांधी जी अपने तरीके से फिर इस आंदोलन को किनारे तक ले गए। इतनी बातें। अब हम लोग को करना क्या है? अब अगली मुलाकात में हम पहले दौर में जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनको लेके चलेंगे। तो वो कब हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, एक चार्ट के फॉर्म में उसको रखेंगे जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। और इसी आधार पर स्वतंत्रता संग्राम संबंधित बाकी जो गतिविधियाँ हैं फिर उनको देखते हैं। ठीक, सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।